क्या आपने कभी खुद को उन उलझनों में फंसा पाया है जो बिना किसी वजह के आपके मन को बेचैन कर देती हैं? कभी दिल धड़कने लगता है, कभी बिना बात के डर लगता है, और कई बार तो यूं लगता है जैसे दिमाग थक गया हो, हर वक्त सोचते सोचते। अगर आपने ऐसा कभी महसूस किया है तो यकीन मानिए, आप अकेले नहीं हैं। रिवायर योर एंग्शियस ब्रेन किताब के लेखक निक ट्रेंटन अमेरिका के शिकागो यूएसए शहर से हैं। उन्होंने खुद एंग्जाइटी, ओवरथिंकिंग और मेंटल स्ट्रेस का सामना किया है, लेकिन न्यूरोसाइंस और इमोशनल मास्टरी के जरिए उन्होंने अपने दिमाग की सोचने की दिशा ही बदल दी, और अब इस किताब के जरिए वही बदलाव की राह हमें भी दिखा रहे हैं। ये किताब हमें सिखाती है कि एंग्जाइटी कोई कमजोरी नहीं, बल्कि हमारे दिमाग की वायरिंग का एक हिस्सा है, जिसे सही तकनीकों से बदला जा सकता है। इसमें बताए गए वैज्ञानिक अभ्यास, ध्यान की तकनीकें और सोच को दोबारा प्रशिक्षित करने के तरीके हमें डर और चिंता से निकलकर आत्म शांति और वर्तमान में जीने की ताकत देते हैं। अब बात हमारे चैनल हिंदी ऑडियो बुक की। यह सिर्फ एक यूट्यूब चैनल नहीं, बल्कि एक अपनापन भरा सफर है। चाहे आप भारत, नेपाल, फिजी, मॉरिशस, सूरीनाम, त्रिनिदाद और टोबैगो, सिंगापुर, यूएई, कनाडा या यूके में रहते हों, जहां भी हिंदी बोली और समझी जाती है, यह चैनल आपसे जुड़ने के लिए है। यह उन आवाजों में से एक है जो आपके दिल की जुबान में बोलती है, आपके संघर्षों को समझती है और आपको आगे बढ़ने की राह दिखाती है। चाहे आप किसी बड़े शहर के व्यस्त जीवन में उलझे हों, जैसे दिल्ली, मुंबई, बेंगलुरु, लखनऊ या जयपुर, या फिर किसी गांव की शांत दोपहर में खेतों की मेड़ पर बैठे हों, यह चैनल आपकी अपनी जिंदगी की कहानी से जुड़ा है। हम चाहते हैं कि हर वह इंसान जो किताबें पढ़ नहीं सकता, वो सुन सके, समझ सके और सीख सके, अपनी भाषा में, अपने तरीके से। तो चलिए, आज से हम एक नई यात्रा शुरू करते हैं, अपने एंग्शियस ब्रेन को रीवायर करने की यात्रा। इस किताब की हर लाइन, हर अध्याय एक नई सोच, एक नई उम्मीद और एक नई शुरुआत लेकर आएगा। हिंदी ऑडियो बुक चैनल में आपका दिल से स्वागत है। यह मंच शहर और गांव दोनों की आत्मा से जुड़ा है और हर उस दिल का साथी है जो खुद को बेहतर बनाना चाहता है। चैप्टर 1, द अनजाने दुश्मन। जब चिंता आदत बन जाती है, सुबह की ताजी हवा भी उस समय बोझ लगती है। जब दिल में चिंता का भार हो, उठते ही जैसे कोई अदृश्य बोझ हमारे सीने पर बैठा होता है। आंखें खुलती हैं तो दिमाग पहले से ही सवालों की बौछार करने लगता है। आज सब ठीक होगा या नहीं? अगर बॉस नाराज हो गया तो? बच्चों की फीस कैसे भरूंगा? और फिर ये सारी सोचें मिलकर एंग्जाइटी की शक्ल ले लेती हैं। निक ट्रेंटन इस पहले चैप्टर में इसी गहरे लेकिन छुपे हुए दुश्मन का पर्दाफाश करते हैं। वो चिंता जो हम हर रोज महसूस करते हैं, पर समझ नहीं पाते कि ये कब और कैसे हमारी जिंदगी की आदत बन गई। लेखक बताते हैं कि एंग्जाइटी अक्सर बाहर की दुनिया से नहीं, हमारे अंदर की दुनिया से पैदा होती है। हम सोचते हैं कि ट्रैफिक जाम, डेडलाइन, रिश्तों की उलझन या पैसों की कमी हमारे डर की वजह है, लेकिन सच्चाई यह है कि ये सब सिर्फ ट्रिगर्स हैं। असली कारण तो हमारे दिमाग में छुपी वो सोच है जो हर स्थिति को खतरे की तरह इंटरप्रेट करती है। हमारा ब्रेन लाखों सालों की एवोल्यूशनरी कंडीशनिंग से प्रोग्राम्ड है कि वह हर संभावित खतरे को पहचान कर बचने की कोशिश करे, लेकिन जब यह सिस्टम ओवर एक्टिव हो जाता है, तब छोटी छोटी बातों में भी हमारा दिमाग खतरा महसूस करता है और हम एंग्जाइटी में डूबने लगते हैं। निक ट्रेंटन एक बेहद जरूरी अवधारणा की बात करते हैं, जिसे वो कहते हैं हैबिट लूप। हर बार जब हम किसी अनिश्चितता या तनावपूर्ण स्थिति का सामना करते हैं, हमारा दिमाग एक ही पैटर्न पर चलता है। सबसे पहले आता है ट्रिगर, फिर आता है ऑटोमेटिक रिस्पॉन्स यानी घबराहट या डर, और अंत में आता है टेम्परेरी रिलीफ। लेकिन यह रिलीफ हमें एक बार फिर उसी लूप में डाल देता है, जैसे किसी इंसान को बार बार एक ही रास्ते पर चलाया जाए और फिर वो रास्ता इतना पक्का हो जाए कि दूसरा रास्ता दिखे ही ना। लेखक यहां पर हमें 3 महत्वपूर्ण समझाइशें देते हैं। पहली बात, चिंता कमजोरी नहीं है, यह आपके ब्रेन की चेतावनी प्रणाली है। लेकिन जब चेतावनी बिना कारण के बार बार बजे, तो हमें सिस्टम को दोबारा सेट करने की जरूरत है। खुद को दोष देना बंद करिए, क्योंकि चिंता होना कोई कैरेक्टर फ्लॉ नहीं,
यह एक न्यूरोलॉजिकल प्रक्रिया है। दूसरी बात, आप अपनी सोच के मालिक हैं, ना कि गुलाम। अगर आपका ब्रेन एक पैटर्न को फॉलो कर रहा है तो आप उस पैटर्न को तोड़ भी सकते हैं। डर के ऊपर नियंत्रण पाना पॉसिबल है, लेकिन इसके लिए आपको उसे समझना होगा। उसे भागने की बजाय उसकी एनाटॉमी को जानना होगा। तीसरी बात, अवेयरनेस ही पहला हथियार है। जब आप अपनी चिंता को ऑब्जर्व करने लगते हैं तो आप उसके प्रभाव से थोड़ा अलग हो जाते हैं। लेखक कहते हैं कि एंजाइटी को दबाने की जरूरत नहीं है, उसे देखकर समझने की जरूरत है। उसे महसूस करिए और फिर देखिए कि वो कैसे आई और कैसे चली गई। जैसे कि कोई बादल आकाश में आता है और बिना शोर के चला जाता है। इस चैप्टर में लेखक ये भी कहते हैं कि हमारा ब्रेन हर दिन हमारे अनुभवों को रिकॉर्ड करता है। अगर हम रोज चिंता में जीते हैं तो दिमाग वही पैटर्न दोहराता है, लेकिन अगर हम उसे धीरे धीरे नए सिग्नल्स दें तो वह नए रास्ते बनाता है। इसी को कहते हैं न्यूरोप्लास्टिसिटी, यानी हमारा ब्रेन बदल सकता है, रिवायर्ड हो सकता है, लेकिन इसके लिए जरूरी है कि हम इस प्रक्रिया को समझें और कॉन्शियसली प्रैक्टिस करें। चैप्टर के अंत में निक ट्रेंटन हमें यह सिखाते हैं कि खुद पर दया करना भी हीलिंग का हिस्सा है। खुद से यह कहना कि मैं डर रहा हूं लेकिन मैं ठीक हूं, यह एक पावरफुल स्टेप है। लेखक एक सुंदर पंक्ति के साथ चैप्टर का समापन करते हैं, यू कांट स्टॉप द वेव्स बट यू कैन लर्न टू सर्फ। यानी जिंदगी में परेशानियां और चिंता की लहरें आती रहेंगी, लेकिन हम उन्हें रोकने की बजाय उनसे पार तैरना सीख सकते हैं, अपने मन को एक नया रास्ता दिखा सकते हैं। और यही इस किताब की शुरुआत है, एक नए सफर की शुरुआत, जहां चिंता को दुश्मन नहीं बल्कि एक संदेशवाहक मानकर हम अपने ब्रेन को दोबारा से ट्रेन करना सीखेंगे। चैप्टर 2, आपकी सोच का नक्शा, कैसे आपकी आदतें आपके ब्रेन को डिजाइन करती हैं। आपका ब्रेन एक नक्शे की तरह है जो समय के साथ, अनुभवों के साथ और सबसे ज्यादा आपकी सोच और आदतों के साथ बदलता है। इस चैप्टर में निक ट्रेंटन हमें यह समझाते हैं कि हमारे ब्रेन की वायरिंग कोई स्थायी चीज नहीं है। जैसे मिट्टी में रोज चलने से पगडंडी बन जाती है, वैसे ही हमारे दिमाग में रोज दोहराई जाने वाली सोचें प्रतिक्रिया देने के रास्तों को मजबूत करती जाती है, और यही आदतें धीरे धीरे हमारे ब्रेन का नक्शा बन जाती है। लेखक न्यूरोसाइंस की उस चौंकाने वाली सच्चाई पर प्रकाश डालते हैं जिसे कहा जाता है न्यूरॉन्स दैट फायर टुगेदर वायर टुगेदर, यानी जिन न्यूरॉन्स, दिमाग की कोशिकाएं को हम बार बार एक साथ एक्टिवेट करते हैं, वो एक नेटवर्क बना लेते हैं। जब आप बार बार चिंता करते हैं, बार बार वर्स्ट केस सिनेरियोस की कल्पना करते हैं, तो आपका ब्रेन इन रास्तों को और मजबूत करता है। धीरे धीरे ये एक आदत बन जाती है और फिर हर नई परिस्थिति में भी आपका ब्रेन उसी पुराने डर, चिंता और अनिश्चितता की गली में चल पड़ता है। इस चैप्टर में लेखक एक बहुत सरल और रिलेटेबल उदाहरण देते हैं। जैसे कोई इंसान हमेशा एक ही रास्ते से ऑफिस जाता है, वो रास्ता चाहे लंबा हो या खराब, उसे वही रास्ता आरामदायक लगने लगता है क्योंकि वह उसे जानता है। ठीक उसी तरह आपका ब्रेन भी उन्हीं रास्तों को बार बार अपनाता है जिन्हें वह अच्छी तरह जानता है, भले ही वे रास्ते आपके लिए नुकसानदायक हों, जैसे वरी, पैनिक, ओवरथिंकिंग। निक ट्रेंटन यह भी बताते हैं कि चिंता के ये सर्किट्स ब्रेन के दो मुख्य हिस्सों में काम करते हैं, एमिगडाला और कॉर्टेक्स। एमिगडाला हमारे इमोशंस, खासकर फियर से जुड़ा है और बहुत तेजी से प्रतिक्रिया देता है। वहीं कॉर्टेक्स, खासकर प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स, सोचने, समझने और निर्णय लेने के लिए जिम्मेदार होता है। लेकिन जब एंजाइटी हावी हो जाती है तो अमिगडाला कॉर्टेक्स पर हावी हो जाता है और हमारे तर्क शक्ति, लॉजिक का रास्ता बंद हो जाता है। यहीं से हमें बार बार वही डर और चिंता महसूस होने लगती है, चाहे सामने कोई असली खतरा हो या नहीं। इस चैप्टर में एक बहुत महत्वपूर्ण बात यह भी सामने आती है कि आपका ब्रेन निष्क्रिय नहीं है, वह हर पल सीख रहा है। चाहे आप जानें या ना जानें, हर प्रतिक्रिया, हर सोच, हर भाव ब्रेन को रीवायरिंग करने में भूमिका निभाता है। अगर आप रोज कुछ देर शांत बैठकर अपनी सोच पर ध्यान देते हैं, ग्रेटिट्यूड का अभ्यास करते हैं, डीप ब्रीदिंग करते हैं,
तो आप धीरे धीरे अपने ब्रेन के सर्किट्स को बदलना शुरू कर देते हैं। लेखक यहां पर एक्शनेबल स्टेप्स भी सुझाते हैं। पहला, जब भी आप किसी बात को लेकर परेशान हो, उस सोच को लिखिए। केवल सोचना और लिखना, इन दोनों के बीच बहुत बड़ा फर्क है। लिखने से आपकी सोच बाहर आती है और आप उसे एक ऑब्जर्वर की तरह देख सकते हैं। दूसरा, अपनी सोच के पैटर्न्स को पहचानिए। क्या आप हमेशा वर्स्ट केस सिनारियो की तरफ भागते हैं? क्या आप बार बार एक ही चिंता को दोहराते हैं? अगर हां, तो आप उस आदत को पकड़ चुके हैं। अब उसे बदलना मुमकिन है। तीसरा, हर बार जब आप एंग्शियस महसूस करें, खुद से यह पूछिए, क्या यह डर वाकई सच है? क्या इसका कोई ठोस आधार है? क्या इससे पहले ऐसा हुआ था? यह प्रश्न आपके प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स को एक्टिवेट करते हैं और अमिगडाला की शक्ति को कम करते हैं। इस चैप्टर का मूल संदेश यह है, आपका ब्रेन किसी पत्थर पर खुदी हुई चीज नहीं है। वह जीता जागता, लचीला, बदलने वाला अंग है और आप ही हैं जो उसे दिशा दे सकते हैं। निक ट्रेंटन अंत में यह कहते हैं कि एंग्जाइटी को खत्म करने के लिए आपको अपने आप को नहीं बदलना है, बल्कि अपनी सोच के रास्तों को बदलना है। एक नया रास्ता चुनिए जहां डर के बदले समझ हो, भागने के बजाय सामना हो और चिंता की जगह शांति हो। क्योंकि जैसे कोई किसान हर दिन जमीन जोतकर नए बीज बोता है, वैसे ही आप भी हर दिन अपनी सोच की जमीन तैयार कर सकते हैं, ताकि उस पर शांति, आत्मविश्वास और क्लैरिटी के बीज उग सकें। और यही है रीवायरिंग की असली शुरुआत। जब आप खुद से जुड़ने लगते हैं, अपने ब्रेन के नक्शे को समझने लगते हैं और फिर उस नक्शे को खुद अपने हाथों से दोबारा बनाना शुरू करते हैं। चैप्टर 3, ब्रेक द ऑटोमेटिक पैटर्न्स ऑफ फियर। जब भी हम चिंता या डर महसूस करते हैं, तो अक्सर हमें लगता है कि ये भावनाएं अचानक आती हैं, लेकिन असल में ऐसा नहीं होता। हमारे दिमाग में कुछ ऑटोमेटिक पैटर्न्स होते हैं जो बिना हमारी अनुमति के, बिना हमें बताकर तुरंत एक्टिव हो जाते हैं। ये पैटर्न्स हमारे बचपन, पुराने अनुभव या पहले झेले गए ट्रॉमा से जुड़े होते हैं। निक ट्रेंटन बताते हैं कि जब तक हम इन अनजाने पैटर्न्स को नहीं पहचानते और इन्हें ब्रेक नहीं करते, तब तक हम बार बार एक ही साइकिल में फंसे रहेंगे। डर, चिंता, भागना और फिर खुद को दोष देना। मान लीजिए कि आप किसी मीटिंग में बोलने जा रहे हैं। जैसे ही आपका नंबर आता है, आपका दिल तेज धड़कने लगता है, हाथ कांपने लगते हैं और दिमाग में एक ही बात चलती है, अगर मैं गलत बोल गया तो? इस एक सवाल से एक पूरी चेन रिएक्शन शुरू हो जाती है। ये चेन रिएक्शन आपका ऑटोमेटिक पैटर्न है। इसमें डर, शर्मिंदगी, रिजेक्शन और फेल होने की पुरानी यादें शामिल होती हैं। इन सब की वजह से आपका दिमाग इस स्थिति को खतरे की तरह ट्रीट करता है और आपको फाइट और फ्लाइट मोड में डाल देता है। अब सवाल ये उठता है कि इस ऑटोमेटिक रिएक्शन को ब्रेक कैसे किया जाए। निक ट्रेंटन कहते हैं कि पहला कदम है पकड़ना। आपको सबसे पहले उस पल को पहचानना होगा जब आपका दिमाग उस पुराने रिएक्शन की ओर जाने लगता है। जैसे ही आप नोटिस करें कि आपका दिल तेज धड़क रहा है या दिमाग में नेगेटिव थॉट्स आ रहे हैं, उसी पल रुक जाइए और खुद से पूछिए, ये डर किस चीज का है? क्या ये अभी की स्थिति के लिए सही है या ये मेरे दिमाग का पुराना पैटर्न है? दूसरा स्टेप है नाम देना। अगर आप अपने डर को एक नाम देते हैं, तो वो अब एक भावनात्मक तूफान नहीं रहता, बल्कि एक ऑब्जेक्ट की तरह हो जाता है जिसे आप देख सकते हैं। जैसे, ये मेरी अबैंडनमेंट की फीलिंग है या ये मेरा फेलियर वाला डर है। जब आप डर को नाम देते हैं, तो आप उसमें फंसे नहीं रहते, बल्कि एक ऑब्जर्वर बन जाते हैं। तीसरा स्टेप है नई प्रतिक्रिया तैयार करना। हर बार जब ऑटोमेटिक डर शुरू हो, तो उसकी जगह एक नया बिहेवियर लाना होगा। जैसे, जब भी मेरा दिल धड़कने लगे, मैं 3 गहरी सांसें लूंगा और खुद से कहूंगा, मैं सेफ हूं, ये डर रियल नहीं है। ऐसा बार बार करने से ब्रेन में नया न्यूरल पाथ बनता है और धीरे धीरे पुराना डर फीका पड़ने लगता है। निक इस चैप्टर में यह भी बताते हैं कि दिमाग को रिवायर करने में समय लगता है, पर अगर आप हर बार उस ऑटोमेटिक रिस्पॉन्स को पकड़ें, उसका नाम लें और नई प्रतिक्रिया दें, तो धीरे धीरे आप अपने डर के पैटर्न को कंट्रोल में लेना सीख जाते हैं। शुरुआत में यह मुश्किल लगेगा, लेकिन हर बार जब आप ऐसा करते हैं,
आप अपने ब्रेन के फिजिकल स्ट्रक्चर को बदल रहे होते हैं। इस चैप्टर का मुख्य संदेश यही है कि डर से भागने की बजाय हमें उसके पीछे छिपे ऑटोमेटिक पैटर्न को पहचानना और तोड़ना होगा। डर को नाम देकर, उसका सामना करके और एक नई शांत प्रतिक्रिया अपनाकर हम अपने ब्रेन को एंजाइटी से आजादी की ओर रिवायर कर सकते हैं। यही है असली अंदरूनी आजादी की शुरुआत। चैप्टर 4 द बॉडी ब्रेन कनेक्शन। जब हम चिंता यानी एंजाइटी महसूस करते हैं तो वो सिर्फ हमारे विचारों या इमोशंस तक सीमित नहीं रहती, बल्कि हमारे पूरे शरीर में उसकी झलक दिखाई देती है। इस चैप्टर में लेखक निक ट्रेंटन बड़े ही सरल और वैज्ञानिक ढंग से समझाते हैं कि हमारा शरीर और दिमाग दोनों एक दूसरे से गहराई से जुड़े हुए हैं। अगर दिमाग में हलचल है तो उसका असर सीधा शरीर पर पड़ता है। चिंता की स्थिति में सबसे पहले हमारा ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम एक्टिव हो जाता है। यह वही सिस्टम है जो हमें खतरे के समय फाइट या फ्लाइट मोड में डाल देता है। जैसे ही कोई ट्रिगरिंग थॉट या चिंता का विचार आता है, जैसे क्या मैं ये प्रोजेक्ट ठीक से कर पाऊंगा, या अगर सबके सामने मेरी बेइज्जती हो गई तो, वैसे ही हमारे शरीर में हार्मोनल बदलाव शुरू हो जाते हैं। कोर्टिसोल और एड्रेनालिन जैसे स्ट्रेस हार्मोन रिलीज होते हैं जो हमारी दिल की धड़कन बढ़ा देते हैं। सांसें उथली हो जाती हैं, पसीना आने लगता है और हम बेचैनी महसूस करने लगते हैं। निक ट्रेंटन बताते हैं कि यह बॉडी रिस्पॉन्स लाखों साल पुराने सर्वाइवल मैकेनिज्म का हिस्सा है। पहले के जमाने में जब इंसान को कोई शेर या खतरा दिखाई देता था, तब यह शरीर की यही प्रतिक्रिया उसे बचाती थी, भागने या लड़ने की तैयारी करती थी। लेकिन आज के समय में खतरे असली नहीं होते, वो हमारे दिमाग में होते हैं। इंटरव्यू, सोशल जजमेंट, फ्यूचर का डर, ये शेर की तरह हमारे दिमाग को डराते हैं, लेकिन शरीर फिर भी उसी तरह प्रतिक्रिया करता है जैसे वह किसी असली खतरे में हो। इस चैप्टर में लेखक गहराई से यह बताते हैं कि हमें अपने शरीर की इन प्रतिक्रियाओं को पढ़ना और नियंत्रित करना सीखना होगा। अगर हम अपने शरीर को शांत कर पाएं, तो दिमाग को भी यह संदेश मिलता है कि सब कुछ ठीक है। इसके लिए लेखक कुछ प्रभावी तकनीकों को साझा करते हैं। पहली तकनीक है डीप ब्रीदिंग, यानी गहरी सांस लेना। यह न सिर्फ शरीर को शांत करता है, बल्कि हमारे पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम को एक्टिव करता है, जो रिलैक्सेशन के लिए जिम्मेदार है। 5 सेकंड तक गहरी सांस लेना, 2 सेकंड होल्ड करना और फिर 5 सेकंड में धीरे धीरे छोड़ना। यह प्रक्रिया शरीर को यह संकेत देती है कि खतरा टल चुका है। दूसरी तकनीक है प्रोग्रेसिव मसल रिलैक्सेशन। इसमें हम शरीर के हर हिस्से को धीरे धीरे तनाव में लाते हैं और फिर उसे छोड़ते हैं। जैसे पहले पैरों को कसें, फिर छोड़ें, फिर पेट, छाती, गर्दन, चेहरा। इस प्रक्रिया से दिमाग और शरीर के बीच एक रिलैक्सेशन पैटर्न बनता है। तीसरी तकनीक है माइंडफुल बॉडी स्कैन। इसमें आप आंखें बंद करके अपने शरीर के हर हिस्से पर ध्यान केंद्रित करते हैं। क्या मेरे कंधे तनाव में हैं? क्या मेरी जबड़े जकड़े हुए हैं? क्या मेरे पेट में खिंचाव है? और जैसे ही आप ध्यान देते हैं, वह हिस्सा धीरे धीरे शांत होने लगता है। निक ट्रेंटन यह भी बताते हैं कि चिंता के समय हम अक्सर शरीर की प्रतिक्रियाओं को नजरअंदाज कर देते हैं और सिर्फ अपने विचारों पर ध्यान देते हैं। लेकिन अगर हम इस बॉडी ब्रेन कनेक्शन को समझ जाएं, तो हम अपने शरीर के जरिए अपने दिमाग को शांत कर सकते हैं। लेखक इस चैप्टर के अंत में सुझाव देते हैं कि हम दिन में कम से कम 2 बार अपने शरीर की स्थिति को स्कैन करें। यदि हम थका हुआ महसूस कर रहे हैं, गुस्से में हैं या घबराहट है, तो यह केवल मानसिक नहीं, शारीरिक भी है। जब हम अपने शरीर को ट्यून इन करते हैं और उसे आराम देते हैं, तब हमारी चिंता की जड़ें ढीली पड़ने लगती हैं। इस तरह यह चैप्टर हमें यह सिखाता है कि चिंता से लड़ने का एक सीधा रास्ता हमारे शरीर से होकर गुजरता है। जब हम अपने शरीर को समझते हैं, तभी हम अपने दिमाग को असली राहत दे सकते हैं। यही है द बॉडी ब्रेन कनेक्शन की असली ताकत। चैप्टर 5 आइडेंटिफाई योर थॉट ट्रैप्स। हमारा माइंड हर दिन थाउजेंड्स ऑफ थॉट्स से भरा रहता है, लेकिन उनमें से कई थॉट्स ऐसे होते हैं जो बार बार रिपीट होते हैं और हमें एंग्शियस और होपलेस फील कराते हैं। इस चैप्टर में ऑथर निक ट्रेंटन बताते हैं
कि हमारे एंजाइटी और ओवरथिंकिंग की जड़ अक्सर हमारी थिंकिंग पैटर्न्स में होती है, यानी हम कैसे सोचते हैं उसी में कहीं ना कहीं प्रॉब्लम छुपी होती है। ऑथर इसे कहते हैं थॉट ट्रैप्स, यानी ऐसे मेंटल पैटर्न्स जो हमें नेगेटिविटी, फियर और डाउट में जकड़ लेते हैं। थॉट ट्रैप्स अक्सर ऑटोमेटिक होते हैं, हम सोच भी नहीं पाते और वो हमारे दिमाग में एक्टिव हो जाते हैं। निक ट्रेंटन ने इस चैप्टर में कुछ कॉमन थॉट ट्रैप्स एक्सप्लेन किए हैं। 1. कैटास्ट्रोफाइजिंग। यह वो थॉट ट्रैप है जहां इंसान किसी भी सिचुएशन के सबसे बुरे आउटकम के बारे में सोचने लगता है। उदाहरण के लिए, अगर मेरी रिपोर्ट खराब निकली तो मुझे निकाल दिया जाएगा, या अगर वो रिप्लाई नहीं कर रहा तो जरूर नाराज है। यह सोच न सिर्फ एंजाइटी बढ़ाती है बल्कि बॉडी और माइंड दोनों पर प्रेशर क्रिएट करती है। 2. ऑल और नथिंग थिंकिंग। यह पैटर्न इंसान को एक्सट्रीम में सोचने पर मजबूर करता है, जैसे अगर मैं परफेक्ट नहीं हूं तो मैं फेलियर हूं। इस तरह की सोच व्यक्ति को खुद से नफरत करने तक ले जा सकती है और कॉन्फिडेंस तोड़ देती है। 3. माइंड रीडिंग। यह ट्रैप हमें यह मानने पर मजबूर करता है कि हमें पता है कि दूसरा व्यक्ति क्या सोच रहा है, जैसे उसने मेरी तरफ देखा नहीं मतलब उसे मुझ में इंटरेस्ट नहीं है। बिना किसी प्रूफ के ऐसे असम्पशंस करना खुद को मेंटल स्ट्रेस देने जैसा है। 4. फिल्टरिंग। इस ट्रैप में इंसान पॉजिटिव चीजों को इग्नोर कर सिर्फ नेगेटिव एस्पेक्ट्स पर ध्यान देता है, जैसे 10 लोगों ने तारीफ की लेकिन एक ने क्रिटिसिज्म किया तो इंसान बस उसी क्रिटिसिज्म के बारे में सोचता रहता है। इन थॉट ट्रैप्स की खासियत यह है कि ये हमें धीरे धीरे खुद पर डाउट करने की आदत डाल देते हैं। हम अपने वर्थ को क्वेश्चन करने लगते हैं। अब सवाल उठता है, इससे बाहर कैसे निकलें? निक ट्रेंटन सजेस्ट करते हैं कि जब भी कोई एंजाइटी प्रोड्यूसिंग थॉट आए, उसे ऑब्जर्व करो, उससे भागो मत, उसे कागज पर लिखो और खुद से यह सवाल पूछो, क्या यह थॉट पूरी तरह सच है? क्या इसका कोई प्रूफ है? क्या मैं अपने किसी फ्रेंड के लिए भी ऐसा ही सोचता? क्या कोई दूसरा एंगल है जिससे इस थॉट को देख सकूं? जैसे जैसे आप ये क्वेश्चंस खुद से पूछते हैं, वैसे वैसे आपकी थिंकिंग न्यूट्रल और लॉजिकल होने लगती है। आप अपने थॉट्स को सच मानने के बजाय उन्हें पॉसिबिलिटी की तरह देखने लगते हैं। इस चैप्टर का मेन मैसेज है, अगर आप अपनी सोच को समझना और बदलना सीख जाएं, तो एंजाइटी और ओवरथिंकिंग पर कंट्रोल पाना मुमकिन है। आपकी सोच ही आपकी असली शक्ति है और उस सोच को शेप देने की ताकत भी आपके ही पास है। चैप्टर 6, चेंज योर मेंटल हैबिट्स। जब बात ओवरथिंकिंग और एंजाइटी से निकलने की होती है, तो सिर्फ अवेयरनेस या थॉट ट्रैप्स को पहचान लेना काफी नहीं होता। हमें अपने पुराने मेंटल हैबिट्स को एक्टिवली बदलना पड़ता है। इस चैप्टर में निक ट्रेंटन बताते हैं कि हमारा माइंड एक मसल की तरह होता है। हम जैसे उसे ट्रेन करते हैं, वो वैसा ही काम करने लगता है। लेकिन जब हम सालों से वरी, डाउट और नेगेटिविटी में जी रहे होते हैं, तो हमारा माइंड उसी पैटर्न का आदी हो चुका होता है। इसीलिए अगर आप सच में लॉन्ग टर्म फ्रीडम चाहते हैं, तो आपको अपने दिमाग की आदतों को बदलना ही होगा। निक ट्रेंटन कहते हैं कि मेंटल हैबिट्स वो सबकॉन्शियस पैटर्न्स हैं जो हमारी सोच और डिसीजंस को शेप करते हैं और सबसे ज्यादा प्रभाव डालते हैं हमारी डेली लाइफ पर। ये हैबिट्स 2 तरह की होती हैं, डिस्ट्रक्टिव और कंस्ट्रक्टिव। डिस्ट्रक्टिव हैबिट्स हमें स्टक और एंग्शियस बनाती हैं, जबकि कंस्ट्रक्टिव हैबिट्स क्लैरिटी और पीस की तरफ ले जाती हैं। अब सवाल ये उठता है, हम इन हैबिट्स को कैसे बदलें? 1. रीफ्रेम द सिचुएशन। रीफ्रेमिंग का मतलब होता है एक ही सिचुएशन को अलग नजरिए से देखना। एग्जाम्पल के लिए, मान लीजिए आपको किसी ने हार्श फीडबैक दिया। पुरानी हैबिट कहती है, मैं तो खराब काम करता हूं, शायद मैं किसी लायक नहीं हूं। लेकिन रीफ्रेमिंग कहता है, उसने फीडबैक दिया क्योंकि वो चाहता है कि मैं और बेटर करूं। इस तरह की सोच से आपका ब्रेन पॉजिटिविटी और लर्निंग की डायरेक्शन में सोचने लगता है। 2. प्रैक्टिस थॉट सब्स्टिट्यूशन। थॉट सब्स्टिट्यूशन एक पावरफुल तरीका है पुरानी सोच को रिप्लेस करने का। जब भी कोई एंग्शियस थॉट आए, जैसे मैं ये काम नहीं कर पाऊंगा, तुरंत उसे रिप्लेस करें, मैंने पहले भी टफ सिचुएशंस हैंडल की हैं, ये भी कर लूंगा। शुरुआत में ये थोड़ा मैकेनिकल लगेगा,
लेकिन प्रैक्टिस से ये आपकी हैबिट बन जाएगा। 3. यूज इम्प्लीमेंटेशन इंटेंशंस। यह हैबिट चेंज का साइंटिफिक तरीका है। इसका मतलब होता है पहले से प्लान करना कि आप किसी पर्टिकुलर सिचुएशन में कैसे रिएक्ट करेंगे। जैसे अगर मुझे फिर से एंग्शियस थॉट आए तो मैं डीप ब्रीथिंग करूंगा और एक थॉट जर्नल में उसे नोट कर लूंगा। इस तरह का प्लानिंग आपके ब्रेन को तैयार करता है और इंपल्सिव रिएक्शन की जगह कॉन्शियस रिस्पॉन्स देता है। 4. विजुअलाइज सक्सेस। मेंटल रिहर्सल, यानी अपने माइंड में अपने आप को काम, कॉन्फिडेंट और सक्सेसफुल इमेजिन करना, ये आपके न्यूरल पाथवेज को रीवायर करता है। इसे रोजाना 5 मिनट के लिए करना एक न्यू हैबिट डेवलप करता है जो पॉजिटिविटी और कंट्रोल को बढ़ाता है। 5. क्रिएट एनवायरमेंटल क्यूज। हमारे सराउंडिंग्स भी हमारी मेंटल हैबिट्स को ट्रिगर करते हैं। अगर आपके आसपास नेगेटिव न्यूज, टॉक्सिक पीपल या स्ट्रेसफुल रिमाइंडर्स हैं तो वो आपके एंग्शियस थॉट्स को बढ़ा सकते हैं। निक सजेस्ट करते हैं कि आप अपना एनवायरनमेंट ऐसा बनाएं जो आपकी न्यू हैबिट्स को सपोर्ट करे, जैसे मोटिवेशनल नोट्स, पीसफुल म्यूजिक या रिमाइंडर्स टू पॉज एंड ब्रीथ। ऑथर बताते हैं कि हैबिट्स एक दिन में नहीं बदलती, लेकिन हर बार जब आप न्यू रिस्पॉन्स चुनते हैं आपका ब्रेन एक नई वायरिंग बनाने लगता है और धीरे धीरे वही नई वायरिंग आपकी न्यू डिफॉल्ट हैबिट बन जाती है। इस पूरे चैप्टर का सेंट्रल मैसेज है, आप अपनी मेंटल हैबिट्स के प्रिजनर नहीं हैं। आप उन्हें बदल सकते हैं, ट्रेन कर सकते हैं और एक ऐसा माइंड बना सकते हैं जो आपको सपोर्ट करे, फाइट या फ्लाइट की तरफ नहीं बल्कि ग्रोथ और काल्म की तरफ ले जाए। जो लोग अपने माइंड को मास्टर करना सीख लेते हैं वो दुनिया की किसी भी चुनौती को फेस कर सकते हैं, चाहे वो एंग्जाइटी हो, ओवरथिंकिंग हो या लाइफ का कोई नया फेज। चैप्टर 7, स्टॉप इमोशनली रीजनिंग। इस चैप्टर में लेखक निक ट्रेंटन हमें एक बेहद सटल लेकिन खतरनाक मेंटल हैबिट के बारे में बताते हैं जिसे कहा जाता है इमोशनल रीजनिंग। ये एक कॉग्निटिव डिस्टॉर्शन है जो एंग्जाइटी को अंदर ही अंदर पालता है। इमोशनल रीजनिंग का मतलब होता है मैं जैसा फील कर रहा हूं वैसा ही सच है, यानी अगर मैं डर महसूस कर रहा हूं तो जरूर कोई खतरा है। अगर मैं अकेला महसूस कर रहा हूं तो शायद मैं किसी के लिए इंपॉर्टेंट नहीं हूं। अगर मुझे शर्मिंदगी हो रही है तो जरूर मैंने कुछ गलत किया है। लेकिन यही सबसे बड़ा धोखा होता है जो हमारा एंग्शियस ब्रेन बार बार देता है। निक ट्रेंटन कहते हैं कि हमारा दिमाग जब एंग्शियस होता है तो वो लॉजिक से नहीं बल्कि इमोशन से ऑपरेट करता है, और यही वो जगह है जहां इमोशनल रीजनिंग एक जाल बन जाता है। हम अपनी टेम्पररी इमोशंस को परमानेंट रियलिटी समझने लगते हैं। इससे न सिर्फ हमारा कॉन्फिडेंस गिरता है बल्कि हम हर सिचुएशन में वर्स्ट केस सिनेरियो सोचने लगते हैं। इस आदत की वजह से हमारी डिसीजन मेकिंग पावर कमजोर हो जाती है। हम बार बार ओवरथिंक करते हैं और दूसरों की बातों या रिएक्शंस को पर्सनल लेना शुरू कर देते हैं। लेखक कहते हैं कि इमोशनल रीजनिंग को रोकने के लिए सबसे पहला कदम है अवेयरनेस। जब भी कोई इंटेंस इमोशन आए, जैसे गुस्सा, डर या शेम, उस वक्त पॉज करो और खुद से पूछो, क्या ये इमोशन किसी सच को दिखा रहा है या बस मेरे दिमाग का रिएक्शन है? उदाहरण के लिए, अगर आपको डर लग रहा है किसी प्रेजेंटेशन से पहले, तो इसका मतलब ये नहीं कि आप फेल होने वाले हैं। इसका मतलब सिर्फ ये है कि आप नर्वस हैं, और नर्वस होना ह्यूमन है। यही फर्क समझना सबसे जरूरी है। दूसरा तरीका है जर्नलिंग। रोज अपने इमोशंस को लिखने से आप ऑब्जर्व कर पाते हैं कि कौन से इमोशंस बार बार आ रहे हैं और किस सिचुएशन में आ रहे हैं। इससे यह साफ होता है कि फीलिंग्स परमानेंट नहीं हैं, वो बदलती रहती हैं। तीसरा तरीका है सेल्फ टॉक को ट्रांसफॉर्म करना। जब भी नेगेटिव इमोशन आए तो खुद से लॉजिकली बात करो, जैसे मुझे लग रहा है कि लोग मुझे जज कर रहे हैं, लेकिन क्या इसका कोई एविडेंस है? या मैं नर्वस हूं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि मैं केपेबल नहीं हूं। इस तरह की लॉजिकल सेल्फ टॉक आपके दिमाग को इमोशनल ट्रैप से बाहर निकालती है। लेखक इस चैप्टर में यह भी बताते हैं कि इमोशनल रीजनिंग को ओवरकम करने में टाइम लगता है, लेकिन हर बार जब आप इमोशन को फैक्ट से अलग कर पाते हैं, तब आप अपने एंग्शियस ब्रेन को रीवायर कर रहे होते हैं।
ये प्रोसेस धीरे धीरे आपके थॉट्स को मजबूत बनाता है, जिससे आपके इमोशंस भी स्टेबल होते हैं। इसलिए अगर आप चाहते हैं कि आपकी एंग्जाइटी कम हो, तो इस बात को समझिए कि आपकी फीलिंग्स हमेशा सच नहीं होती। और जब आप इस फर्क को पहचानना सीख जाते हैं, तभी असली हीलिंग शुरू होती है। चैप्टर 8, स्टॉप माइंड रीडिंग। इस चैप्टर में निक ट्रेंटन एक और सटल और सेल्फ सैबोटाजिंग मेंटल हैबिट की बात करते हैं, माइंड रीडिंग। ये एक ऐसी मानसिक प्रवृत्ति है जिसमें हम ये मान लेते हैं कि हम दूसरों के दिमाग को पढ़ सकते हैं, उनके इरादों, सोच और राय को बिना पूछे ही समझ लेते हैं। और आमतौर पर यह सोचने का तरीका निगेटिव होता है। उदाहरण के लिए, उसने मुझे गुड मॉर्निंग नहीं कहा, इसका मतलब है कि वो मुझसे नाराज है, या वो लोग मेरे बारे में बुरा सोच रहे होंगे क्योंकि मैंने प्रेजेंटेशन में अटक कर बोला। निक ट्रेंटन बताते हैं कि एंग्शियस ब्रेन बार बार इस ट्रैप में फंसता है क्योंकि उसे सर्टेनिटी चाहिए होती है। दिमाग चाहता है कि उसे सब कुछ पहले से पता हो ताकि वो रिजेक्शन या एम्बैरेसमेंट से बच सके। लेकिन इस सर्टेनिटी को पाने के चक्कर में हम असम्पशंस बनाने लगते हैं, और वो भी मोस्टली नेगेटिव असम्पशंस। माइंड रीडिंग एक ऐसा कॉग्निटिव डिस्टॉर्शन है जो न सिर्फ हमारी एंग्जाइटी बढ़ाता है, बल्कि हमारे रिलेशनशिप्स, कॉन्फिडेंस और मेंटल पीस को भी स्लोली नुकसान पहुंचाता है। जब हम मान लेते हैं कि दूसरे हमारे बारे में क्या सोचते हैं, तो हम उनके साथ ओपन रहना बंद कर देते हैं। हम डिफेंसिव हो जाते हैं, अवॉइड करने लगते हैं और खुद को लो समझने लगते हैं, जबकि हकीकत में दूसरे लोग हमारे बारे में उतना सोच भी नहीं रहे होते। लेखक कहते हैं कि माइंड रीडिंग से बाहर निकलने का पहला स्टेप है रियलिटी चेक करना। जब भी आपके दिमाग में कोई असम्पशन आए, जैसे वो मुझे पसंद नहीं करता, तो खुद से पूछिए, क्या मेरे पास इस बात का कोई एक्चुअल प्रूफ है? अगर नहीं, तो इसका मतलब है कि ये बस एक मेंटल प्रोजेक्शन है, रियलिटी नहीं। दूसरा तरीका है कम्युनिकेट करना। कई बार हम मंथ्स या ईयर्स तक ये मानकर चलते रहते हैं कि कोई हमसे नाराज है या हमें जज करता है, जबकि अगर हम एक बार उनसे कामली बात कर लें तो सच्चाई कुछ और ही निकलती है। माइंड रीडिंग की सबसे बड़ी दुश्मन है क्लियर कम्युनिकेशन। तीसरा तरीका है क्यूरियोसिटी को अपनाना सर्टेनिटी की जगह, यानी ये मानना कि शायद मुझे नहीं पता कि दूसरा इंसान क्या सोच रहा है, और ये ठीक है। जब आप किसी की साइलेंस को एक ब्लैंक स्पेस की तरह ट्रीट करते हैं जिसमें कोई भी मीनिंग हो सकता है, तब आप ज्यादा ओपन माइंडेड और मेंटली हेल्थी रहते हैं। निक ट्रेंटन कहते हैं कि माइंड रीडिंग से बाहर आने का सबसे गहरा तरीका है सेल्फ वर्थ को इंटरनल सोर्सेज से जोड़ना, यानी आपकी वैल्यू इस बात पर डिपेंड न करे कि दूसरे आपको कैसा परसीव करते हैं। जब आप अपने आप में ग्राउंडेड होते हैं, तो आप दूसरों के ओपिनियंस को गेस करने में एनर्जी बर्बाद नहीं करते, बल्कि अपने एक्शंस और वैल्यूज पर फोकस करते हैं। इस चैप्टर में लेखक हमें ये समझाते हैं कि दूसरों का माइंड पढ़ने की कोशिश करके हम सिर्फ अपनी एनर्जी और पीस खोते हैं। माइंड रीडिंग एक इल्यूजन है, एक ऐसी आदत जो एंग्जाइटी को बार बार ट्रिगर करती है। लेकिन जब आप इस इल्यूजन को रिकॉग्नाइज करते हैं और खुद से सवाल पूछते हैं, तो आप खुद को मानसिक आजादी की ओर ले जाते हैं। एंड दैट्स वेयर रियल कॉन्फिडेंस बिगिंस। चैप्टर 9, डोंट बी अफ्रेड ऑफ द न्यूज। इस चैप्टर में निक ट्रेंटन एक ऐसे मॉडर्न एंग्जाइटी ट्रिगर की बात करते हैं जो लगभग हर इंसान की रोजमर्रा की जिंदगी का हिस्सा बन चुका है, न्यूज और मीडिया कंजम्पशन। लेखक बताते हैं कि आज का इंसान जितनी इंफॉर्मेशन कंज्यूम करता है, उतनी इंफॉर्मेशन कुछ 100 साल पहले के इंसान को पूरी जिंदगी में भी नहीं मिलती थी। लेकिन इतनी जानकारी हमारे ब्रेन के लिए ब्लेसिंग नहीं, बल्कि बर्डन बन चुकी है, स्पेशली एंग्शियस माइंड्स के लिए। जब आप हर दिन ब्रेकिंग न्यूज, डिजास्टर्स, पॉलिटिकल कैओस और नेगेटिविटी से भरी हेडलाइंस पढ़ते या देखते हो, तो आपका नर्वस सिस्टम बार बार एक्टिवेट हो जाता है। ब्रेन उसे एक पर्सनल थ्रेट की तरह प्रोसेस करता है। न्यूज के जरिए हम जो कुछ भी देखते हैं, मर्डर, एक्सीडेंट्स, वॉर, इकोनॉमिक डाउनफॉल, पैंडेमिक, वो सब हमारे अंदर एक इंटरनल फियर क्रिएट करता है, और धीरे धीरे ये फियर बैकग्राउंड में परमानेंट एंग्जाइटी में बदल जाता है। निक बताते हैं कि मीडिया का प्राइमरी गोल हमें इन्फॉर्म्ड बनाना नहीं, बल्कि अटेंशन कैप्चर करना होता है, और हमारा दिमाग नेचुरली नेगेटिव न्यूज पर ज्यादा रिएक्ट करता है। इसे नेगेटिविटी बायस कहते हैं, यानी
अगर हमें एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव हेडलाइन एक साथ दिखाई जाए तो हम इंस्टिंक्टिवली नेगेटिव को पहले चुनते हैं। इसका एवोल्यूशनरी रीजन ये है कि हमारा दिमाग डेंजर से पहले डील करना चाहता है, लेकिन आज की दुनिया में ये बायस हमें मेंटली एग्जॉस्टेड, फियरफुल और हाइपर विजिलेंट बना देता है। इस चैप्टर का मूल संदेश ये है कि न्यूज से डरना नहीं है, लेकिन उसे समझदारी से कंज्यूम करना है। लेखक ये नहीं कहते कि हमें पूरी तरह से अनइन्फॉर्म्ड हो जाना चाहिए, लेकिन हमें सिलेक्टिव होना होगा ताकि हम इंफॉर्मेशन के गुलाम न बने। इसके लिए कुछ महत्वपूर्ण स्ट्रेटजीज दी गई हैं। पहला, सेट बाउंड्रीज। हर समय नोटिफिकेशंस ऑन रखने, हर ब्रेक में न्यूज एप्स खोलने की जरूरत नहीं है। आप खुद को एक टाइम स्लॉट दे सकते हैं, जैसे कि दिन में एक बार सिर्फ 10 मिनट के लिए न्यूज चेक करना। इससे आप इन्फॉर्म्ड भी रहेंगे और ओवरलोडेड भी नहीं होंगे। दूसरा, चूज योर सोर्सेज वाइजली। सेंसेशनलिस्ट मीडिया आउटलेट्स जो डर और ड्रामा फैलाते हैं, उनसे बचें। ऐसी साइट्स या चैनल देखें जो बैलेंस्ड रिपोर्टिंग करते हैं, जहां आपको सिर्फ प्रॉब्लम नहीं, सॉल्यूशन और पर्सपेक्टिव भी मिलता है। तीसरा, ऑब्जर्व योर रिएक्शंस। जब भी आप कोई डिस्टर्बिंग न्यूज पढ़ते हैं तो पॉज कीजिए और खुद से पूछिए, क्या ये मेरे कंट्रोल में है? अगर नहीं तो बस एक्नॉलेज करें और उसे छोड़ दें। कांस्टेंट आउटरेज में रहने से कुछ नहीं बदलता, बल्कि आपकी पीस ही चली जाती है। चौथा, फोकस ऑन योर सर्कल ऑफ इन्फ्लुएंस। स्टीफन कर्वे के सर्कल ऑफ कंसर्न वर्सेस सर्कल ऑफ इन्फ्लुएंस कॉन्सेप्ट को याद कीजिए। एंग्जाइटी तब बढ़ती है जब हम उन चीजों पर ध्यान देते हैं जो हमारे कंट्रोल से बाहर हैं, जबकि एम्पावरमेंट तब आता है जब हम उन चीजों पर ध्यान देते हैं जिन्हें हम जेन्युइनली बदल सकते हैं, जैसे अपने हैबिट्स, थॉट्स, डिसीजंस और एक्शंस। पांचवां, रिकनेक्ट विद द प्रेजेंट। जब भी कोई भयानक खबर आपका दिमाग घेरने लगे तो आप अपने सेंसेस का सहारा लें। अपनी सांसों पर ध्यान दें, कमरे की चीजों को महसूस करें या बाहर टहलने निकल जाएं। इससे आपका दिमाग भविष्य की चिंताओं से निकलकर वर्तमान में आ जाता है। निक ट्रेंटन यह स्पष्ट करते हैं कि इंफॉर्मेशन जरूरी है, लेकिन ओवर इंफॉर्मेशन एक इनविजिबल टॉक्सिन की तरह है। जब हम मीडिया से मिलने वाली एवरी क्राइसिस को अपना पर्सनल बर्डन बना लेते हैं, तब एंग्जाइटी धीरे धीरे हमारे पूरे सिस्टम को हाईजैक कर लेती है। इसीलिए सबसे जरूरी बात है, प्रोटेक्ट योर पीस इवन व्हाइल स्टेइंग अवेयर। माइंडफुल कंजम्पशन ही मॉडर्न मेंटल हेल्थ की है। चैप्टर 10, डोंट ट्राई टू फिक्स योरसेल्फ। इस आखिरी चैप्टर में निक ट्रेंटन एक बहुत ही गहरी और ट्रांसफॉर्मेटिव बात करते हैं। एंग्जाइटी को ठीक करने की बजाय खुद को ठीक करने की जरूरत नहीं है। हाँ, आपने सही सुना, खुद को ठीक करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि एंग्जाइटी से जूझते जूझते हम अक्सर एक बहुत ही खतरनाक मान्यता को सच मान लेते हैं कि हम खराब हैं, हम में कोई कमी है या हम ठीक नहीं हैं। और जब तक हम खुद को बदल नहीं लेते, तब तक हम खुश नहीं हो सकते। निक कहते हैं कि जब आप इस नजरिए से खुद को देखने लगते हैं, तो आप अनकॉन्शियसली अपने ही खिलाफ एक वॉर शुरू कर देते हैं। आप हर थॉट को सस्पेक्ट करते हैं, हर इमोशन को सप्रेस करते हैं और अपने अंदर लगातार एक हार्श इनर क्रिटिक को ग्रो करते हैं। ये वही आवाज है जो कहती है, तू इतना एंग्शियस क्यों है? तू नॉर्मल क्यों नहीं हो सकता? तू दूसरों जैसा क्यों नहीं है? और ये सेल्फ टॉक एंग्जाइटी से भी ज्यादा पेनफुल हो सकती है। इस चैप्टर का कोर मैसेज ये है, यू आर नॉट ब्रोकन, यू आर ह्यूमन। एंग्जाइटी कोई डिफेक्ट नहीं है, बल्कि ये हमारे नर्वस सिस्टम की एक नेचुरल रिस्पॉन्स है। हाँ, कभी कभी ये सिस्टम ओवर रिएक्ट करता है, पुराने इमोशनल वुंड्स की वजह से, चाइल्डहुड प्रोग्रामिंग की वजह से या एनवायरनमेंट की वजह से। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप फ्लॉड हो। इसका मतलब सिर्फ ये है कि आपका नर्वस सिस्टम स्केयर्ड है और उसे सेफ्टी और कंपैशन की जरूरत है, न कि क्रिटिसिज्म की। निक एक ब्यूटीफुल कॉन्सेप्ट शेयर करते हैं, सेल्फ एक्सेप्टेंस इज द फाउंडेशन ऑफ हीलिंग। जब आप खुद को वैसे ही एक्सेप्ट करने लगते हो जैसे आप हो, अपनी इम्परफेक्शंस, फियर्स, ओवरथिंकिंग और इमोशनल ट्रिगर्स के साथ, तब हीलिंग अपने आप शुरू हो जाती है। आप लड़ना छोड़ देते हैं और खुद से दोस्ती करना सीखते हैं।
लेखक बताते हैं कि एंजाइटी को सिर्फ माइंड की प्रॉब्लम समझना गलत है। ये माइंड बॉडी डिस्कनेक्ट का सिम्टम है। जब हम अपने इमोशंस को सप्रेस करते हैं, अपने इंस्टिंक्ट्स को इग्नोर करते हैं या अपने ऑथेंटिक सेल्फ से डिस्कनेक्ट हो जाते हैं, तब एंजाइटी सरफेस पर आती है। इसलिए हीलिंग का रास्ता खुद को बदलने से नहीं, खुद से जुड़ने से शुरू होता है। इस चैप्टर में कई पावरफुल प्रैक्टिसेस बताई गई हैं। पहला, प्रैक्टिस रैडिकल सेल्फ कंपैशन। हर बार जब आपका एंग्शियस माइंड एक्टिव हो तो खुद को जज मत कीजिए। इंस्टेड खुद से जेंटली कहिए, तू सेफ है, तुझे डर लग रहा है और ये ठीक है, मैं तेरे साथ हूं। इस तरह की कंपैशनेट सेल्फ टॉक से आपके नर्वस सिस्टम को सेफ्टी सिग्नल मिलता है। दूसरा, रिफ्रेम योर आइडेंटिटी। मैं एंग्शियस हूं की जगह कहना शुरू करें, मुझे इस वक्त एंग्जाइटी हो रही है। इससे आप खुद को अपनी एंग्जाइटी से सेपरेट करते हैं। आप एंग्जाइटी को आइडेंटिटी नहीं, एक टेम्पररी एक्सपीरियंस मानते हैं और ये सटल चेंज बहुत पावरफुल होता है। तीसरा, लेट गो ऑफ परफेक्शनिज्म। जो लोग एंग्जाइटी से जूझते हैं उनमें अक्सर हाई स्टैंडर्ड्स और परफेक्शनिज्म होता है। लेकिन खुद से ये पूछिए, क्या मैं खुद को सिर्फ तब एक्सेप्ट करता हूं जब मैं परफेक्ट होता हूं? अगर हां, तो ये पैटर्न बदलिए। इम्परफेक्शन में भी ग्रेस होती है और हीलिंग उसी ग्रेस से आती है। चौथा, कनेक्ट विथ योर बॉडी। एंग्जाइटी ऑफ्टन डिस्कनेक्ट्स अस फ्रॉम आवर बॉडी, लेकिन जब आप अपने बॉडी सिग्नल्स को सुनने लगते हैं, जैसे कि चेस्ट टाइटनेस, शैलो ब्रीदिंग या रेस्टलेसनेस, तब आप अपने नर्वस सिस्टम के साथ बातचीत करना शुरू करते हैं। ग्राउंडिंग टेक्निक्स, योगा और कॉन्शियस ब्रीदिंग इस कनेक्शन को रिस्टोर करती हैं। पांचवां, बिलीव इन योर होलनेस। निक बार बार ये बात दोहराते हैं, आप पूरे हो, भले ही आपको इनकम्प्लीट फील होता है। एंग्जाइटी का मतलब ये नहीं कि आप टूटे हुए हो, इसका मतलब सिर्फ ये है कि आप महसूस कर सकते हो, गहराई से सोचते हो और सेंसिटिव हो। ये कोई कमी नहीं, बल्कि एक गिफ्ट भी हो सकती है, अगर आप उसे एक्सेप्ट करना सीख जाएं। इस पूरे चैप्टर का टोन हीलिंग और जेंटलनेस से भरा है। निक कहते हैं, जब तक आप खुद को एक प्रोजेक्ट मानते रहेंगे जिसे ठीक करना है, तब तक एंग्जाइटी आपका पीछा नहीं छोड़ेगी। लेकिन जिस दिन आप खुद को एक इंसान की तरह देखने लगते हैं, जो स्ट्रगल भी करता है, ग्रो भी करता है और फील भी करता है, उसी दिन आप इनर पीस की ओर पहला कदम बढ़ाते हैं। चैप्टर 11, कनेक्ट विद अदर्स फॉर सपोर्ट। एंग्जाइटी एक ऐसा इमोशनल अनुभव है जो इंसान को उसके अंदर ही अंदर सिकोड़ डेच देता है। इस स्थिति में व्यक्ति अक्सर खुद को सबसे अलग, मिसअंडरस्टूड और इमोशनली ड्रेन्ड महसूस करता है। निक ट्रेंटन इस चैप्टर में बताते हैं कि एंग्जाइटी से बाहर निकलने के लिए सबसे जरूरी बात है कनेक्शन, यानी अपने मन के बोझ को किसी के साथ बांटना, किसी ऐसे व्यक्ति के साथ बातचीत करना जो सुन सके, समझ सके और जज न करे। जब आप किसी के साथ दिल से बात करते हैं, खासकर उन बातों को शेयर करते हैं जो आपको परेशान कर रही हैं, तो आपका ब्रेन ऑक्सीटोसिन रिलीज करता है। ऑक्सीटोसिन को अक्सर बॉन्डिंग हार्मोन कहा जाता है। यह हार्मोन न केवल आपको इमोशनली सेफ महसूस कराता है, बल्कि आपकी नर्वस सिस्टम को काम करने में भी मदद करता है। इसका मतलब है कि अकेलेपन में डूबे रहने की बजाय अगर आप किसी भरोसेमंद इंसान से जुड़ते हैं, तो आपकी एंग्जाइटी खुद ब खुद कम होने लगती है। लेखक ये भी समझाते हैं कि कई बार लोग सोचते हैं कि दूसरों से सपोर्ट मांगना कमजोरी है, लेकिन सच्चाई इसके बिल्कुल उलट है। वल्नरेबिलिटी यानी अपनी सच्चाई, अपनी कमजोरियों को खुलकर स्वीकारना, यह सबसे बड़ी ताकत होती है। जब आप आई एम नॉट ओके कहने की हिम्मत जुटाते हैं, तो हीलिंग शुरू होती है। निक इस चैप्टर में कई तरीके सुझाते हैं, जैसे सपोर्टिव दोस्तों या परिवार से खुलकर बात करना, प्रोफेशनल थेरेपिस्ट या काउंसलर से मिलना, सपोर्ट ग्रुप्स का हिस्सा बनना जहां और लोग भी अपनी एंग्जाइटी को ओपनली डिस्कस करते हैं, कम्युनिटी या स्पिरिचुअल ग्रुप से जुड़ना, जिससे बिलोंगिंगनेस की भावना पैदा होती है। लेखक चेताते हैं कि अगर हम अपने इमोशंस को दबाते हैं और किसी से कुछ शेयर नहीं करते, तो ये दबे हुए इमोशंस धीरे धीरे बॉडी में फिजिकल सिम्टम्स जैसे फटीग, इंसोम्निया और इवन क्रॉनिक इलनेस के रूप में उभर सकते हैं। यही कारण है कि सपोर्ट लेना न केवल मेंटल हेल्थ के लिए, बल्कि पूरी बॉडी के लिए जरूरी है।
इस चैप्टर में यह भी बताया गया है कि सभी लोग सेफ नहीं होते, इसलिए किसी ऐसे व्यक्ति से जुड़ना जरूरी है जो आपकी बात सुने, बिना टोके या नीचा दिखाए। ऐसा व्यक्ति जो आपकी इमोशंस को वैलिडेट करे, एम्पैथी दिखाए और जजमेंट से दूर रहे, यही रिलेशनशिप आपके हीलिंग का फाउंडेशन बनती है। अंत में निक ट्रेंटन कहते हैं, आइसोलेशन फ्यूल्स एंजाइटी बट कनेक्शन हील्स इट। यानी अकेलापन एंजाइटी को बढ़ाता है, लेकिन जुड़ाव उसे धीरे धीरे खत्म करता है। जब आप अपने अंदर की तकलीफ को शब्दों में ढालकर किसी केयरिंग इंसान के सामने रखते हैं, तो न सिर्फ आपके मन का बोझ हल्का होता है, बल्कि दिमाग भी एक नई उम्मीद और ऊर्जा से भर जाता है। यही प्रोसेस आपके अंदर एक इमोशनल रेजिलियंस पैदा करती है, जो आने वाले समय में एंजाइटी के झटकों को सहने की ताकत देती है। चैप्टर 12, गेट द राइट ट्रीटमेंट। इस चैप्टर में लेखक बताते हैं कि अगर एंजाइटी बहुत ज्यादा बढ़ चुकी है और आपकी रोजमर्रा की जिंदगी पर बुरा असर डाल रही है, तो अकेले सेल्फ हेल्प टेक्निक्स काफी नहीं होती। उस समय सबसे जरूरी होता है सही ट्रीटमेंट, यानी इलाज को अपनाना। एंजाइटी कोई कमजोरी नहीं है और इसका इलाज बिल्कुल संभव है, बस सही तरीके से और सही समय पर मदद लेने की जरूरत होती है। ट्रीटमेंट के कई तरीके होते हैं और हर किसी के लिए अलग तरीका फायदेमंद साबित हो सकता है। पहला तरीका है थेरेपी, खासकर सीबीटी यानी कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी। ये एक साइंटिफिकली प्रूवन मेथड है जिसमें ट्रेन्ड थेरेपिस्ट आपको सिखाता है कि कैसे अपने नेगेटिव थॉट पैटर्न्स को पहचानें और बदलें। इसमें आप ये सीखते हैं कि डर और चिंता को स्टेप बाय स्टेप फेस कैसे करें और सोचने के गलत तरीकों को कैसे रियलिटी चेक करें। सीबीटी आपके दिमाग को दोबारा ट्रेन करता है ताकि वह चिंता के समय काल्म रहे। दूसरा तरीका है मेडिकेशन। कभी कभी एंजाइटी इतनी ज्यादा हो जाती है कि दिमाग में केमिकल इंबैलेंस हो जाता है। ऐसे में साइकियाट्रिस्ट की सलाह से दवाइयों का इस्तेमाल किया जा सकता है। ये दवाएं दिमाग में सेरोटोनिन, डोपामीन जैसे न्यूरोट्रांसमीटर्स के स्तर को बैलेंस करती हैं, जिससे मूड बेहतर होता है और एंजाइटी कंट्रोल में आती है। लेकिन ये दवाएं किसी डॉक्टर की निगरानी में ही लेनी चाहिए और सेल्फ मेडिकेशन से बचना चाहिए। तीसरा तरीका है ऑल्टरनेटिव थेरेपीज, जैसे माइंडफुलनेस मेडिटेशन, योगा, एक्यूपंक्चर और ब्रीथिंग थेरेपीज। कुछ लोगों के लिए ये मेथड्स बहुत इफेक्टिव होते हैं, खासकर जब इन्हें रेगुलर थेरेपी या मेडिकेशन के साथ कंबाइन किया जाता है। एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट है सपोर्ट सिस्टम। अकेले इस जर्नी से गुजरना मुश्किल हो सकता है, इसीलिए फैमिली, फ्रेंड्स या सपोर्ट ग्रुप्स का साथ लेना बहुत जरूरी है। जब आप अपने अनुभव किसी भरोसेमंद इंसान से शेयर करते हैं, तो दिल का बोझ हल्का होता है और हीलिंग प्रोसेस तेज हो जाती है। लेखक इस चैप्टर में बार बार एम्फसाइज करते हैं कि एंजाइटी का इलाज अवेलेबल है और रिकवरी संभव है, लेकिन इसके लिए स्टिग्मा को पीछे छोड़कर हिम्मत के साथ पहला कदम उठाना जरूरी है। जब आप अपने मेंटल हेल्थ को इंपॉर्टेंस देते हैं और एक्सपर्ट हेल्प लेते हैं, तो आप खुद को एक नए, कॉन्फिडेंट और बैलेंस्ड इंसान के रूप में देखना शुरू करते हैं। यही सही इलाज की असली ताकत है। वो आपको फिर से अपनी जिंदगी पर कंट्रोल लेने का मौका देता है। तो दोस्तों, आज हमने मिलकर पढ़ा और महसूस किया रीवायर योर एंग्शियस ब्रेन, यानी कैसे हम अपने दिमाग की जड़ों में छिपी एंजाइटी की परतों को समझकर उसे नए तरीके से प्रशिक्षित कर सकते हैं। ये किताब सिर्फ डर या चिंता की बात नहीं करती, बल्कि हमारे ब्रेन स्ट्रक्चर, अमिगडाला और कॉर्टेक्स के बीच के रिश्ते को डिकोड करती है, और यही इसकी सबसे बड़ी खासियत है। लेखक निक ट्रेंटन, जो अमेरिका के एक छोटे शांत शहर से आते हैं, उन्होंने न्यूरोसाइंस और बिहेवियरल साइकोलॉजी के मेल से हमें बताया कि हमारा डर सिर्फ एक इमोशन नहीं, बल्कि एक न्यूरोलॉजिकल सर्किटरी है, जिसे हम रोज की सही आदतों और सोच के जरिए दोबारा प्रोग्राम कर सकते हैं। इस किताब में यह समझाया गया कि कैसे हमारी अमिगडाला बेस्ड चिंता, जो अचानक उठती है, और कॉर्टेक्स बेस्ड चिंता, जो सोच सोच कर बढ़ती जाती है, दोनों पर हम जागरूकता, ब्रीदिंग टेक्निक्स, जर्नलिंग, सीबीटी टूल्स और माइंडफुलनेस की मदद से काबू पा सकते हैं। अब बात करते हैं अपने हिंदी ऑडियो बुक चैनल की, जो सिर्फ एक चैनल नहीं, बल्कि एक कोशिश है
गांव से लेकर शहर तक हर उस इंसान तक पहुंचने की जो अंदर ही अंदर अपनी चिंता, अकेलेपन या बेचैनी से जूझ रहा है। चाहे आप दिल्ली के ट्रैफिक में फंसे हों, मुंबई के भागते वक्त में उलझे हों, लुधियाना की गलियों से हों या फिर बिहार के किसी शांत गांव की मिट्टी से जुड़े हों, ये आवाज आपके लिए है, ये किताबें आपके लिए हैं। हम चाहते हैं कि आप सिर्फ सुने नहीं बल्कि हर शब्द को अपने दिन का हिस्सा बनाएं। हमारे चैनल की ये कोशिश है कि हिंदी भाषी देशों जैसे भारत, नेपाल, मॉरिशस, फिजी, सूरिनाम, ट्रिनिडाड एंड टोबैगो के हर श्रोता को यह एहसास हो कि सेल्फ हेल्प सिर्फ अंग्रेजी वालों के लिए नहीं बल्कि हमारी हिंदी की आत्मा में भी वही ताकत है। आप अगर गांव से हैं तो भी ये बात जान लीजिए कि चिंता का इलाज आपके पास भी है, और अगर आप शहर में रहकर भी खुद से दूर हो गए हैं तो भी ये कहानियां, ये किताबें आपको खुद से दोबारा मिलवा सकती हैं। तो जुड़े रहिए, सुनते रहिए, क्योंकि अगली किताब, अगला सफर और भी गहराई लेकर आएगा। आपका अपना हिंदी ऑडियो बुक चैनल, जहां हर आवाज में छुपा है अपनापन और हर कहानी में छुपा